जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना एनजीआईटी ऑफिशियल चैनल पे, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो करंट डेट पे इतिहास में क्या हुआ, नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज़ रहती है उस पे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वनडे एग्जाम्स में और नॉलेज के लिए भी। उसके बाद 10 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके लिए, तो बड़ा ये कारगर है। आज 16 दिसंबर की इतिहास में क्या हुआ ये हम शुरू करते हैं। 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। 16 दिसंबर 1985 को तमिलनाडु के कल्पकम में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की स्थापना की गई। 16 दिसंबर 1993 को नई दिल्ली में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 16 दिसंबर 1929 को कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम ने हुगली नदी के भीतर नहर खुदाई प्रारंभ की। अब हम आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पे। चलिए शुरू करते हैं। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम 10 जनवरी को भारत श्रीलंका सीरीज के पहले वनडे की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 और घरेलू श्रृंखलाएं होंगी। छत्तीसगढ़ के शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड भी बनाया जाएगा और सरायपाली शहर में नल जल योजना भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भादरा तालाब का गहरीकरण किया जाएगा तथा ग्रामीण हाट बाजारों का भी उन्नयन किया जाएगा। बघेल ने नए बलौदा थाने का उद्घाटन किया। यह 60 गांवों के क्षेत्र को कवर करेगा। जापान, ब्रिटेन और इटली अपनी अगली पीढ़ी की जेट लड़ाकू परियोजना का विलय कर रहे हैं ताकि 2035 तक एक उन्नत फ्रंटलाइन 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार किया जा सके। यह पहली बार है कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भागीदारी के बिना एक रक्षा परियोजना में सहयोग कर रहा है। यह परियोजना इसे क्षेत्र में चीन और रूस के बढ़ते हठधर्मिता का मुकाबला करने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री राज्य के पहले मुख्यमंत्री होंगे। जमीनी स्तर के नेता और बस चालक के बेटे सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुख्यमंत्री पद पर पहुंचना प्रदेश कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। देश भर में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद यह तीसरा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार होगी। भारतीय टीवी कलाकार देव जोशी चंद्रमा ने चारों और एक यात्रा के लिए यूसाकू मेजवा के साथ एक निजी स्पेस एक्स उड़ान पर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा के लिए चुना है। देव जोशी को सोनी सब के बालवीर और बालवीर रिटर्न्स में बालवीर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। केंद्र ने परम चक्र प्राप्तकर्ताओं का नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में 21 निसर्जन द्वीपों का नाम रखने का फैसला किया है। उत्तर और मध्य अंडमान में INS 370 नंबर के द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। अब इसे सोमनाथ द्वीप के नाम से जाना जाएगा। दक्षिण सूडान ने खसरे के मामले की संख्या में लगातार वृद्धि के बाद खसरे का प्रकोप की घोषणा की। इस संदर्भ में खसरे की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश
भर में 22 काउंटियों में 31 मौतें और 2471 खसरे के मामले सामने आए हैं। दक्षिण सूडान में 2019 से बार बार खसरे का प्रकोप देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को अन्य धर्मों के लोगों के समान करने के लिए दायर याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। विश्व बैंक और चेन्नई अर्बन मेट्रोपोलियन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा चेन्नई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विश्व बैंक ने अपनी प्रमुख जेंडर लूट किट लॉन्च की। यह टूल किट इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिबल अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस पर आधारित है। इसका उद्देश्य गतिशीलता और शहर के आसपास लैंगिक मुद्दों को सुर्खियों में लाना है। अरुणाचल प्रदेश ने सेवा आपके द्वारा 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया। यह अभियान ऊपरी सियांग जिले के गोसांग गांव से शुरू किया गया था। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ राज्य में रहने वाले सभी लोगों के घर तक पहुंचे। सेवा आपके द्वार 2.0 SAD कार्यक्रम से अलग है क्योंकि यह ग्रामीण की वास्तविक जरूरत पर आधारित है। विश्व संगठन द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 की गई। दिग्गज अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया। अब हम आते हैं जो लास्ट के 10 क्वेश्चन रहते हैं और उसके ऑप्शन रहते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन, गोवा राज्य पर्पल फेस्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी कब करेगा? ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025 और ऑप्शन डी है 2026। ऑप्शन ए सही है, यानी पर्पल फेस्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य में पहला समावेशी उत्सव 6 से 8 जनवरी 2023 तक पणजी में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी विकलांग व्यक्तियों के लिए गोवा राज्य आयोग द्वारा गोवा के समाज कल्याण और मनोरंजन सोसाइटी निर्देशालय के सहयोग से की जाएगी। मेले में देश भर से बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। इंडिया ग्लोबल फोरम का दुबई व अबू धाबी में आयोजित कब से कब किया जा रहा है? ऑप्शन ए है 12 से 16 दिसंबर, ऑप्शन बी है 13 से 17 दिसंबर, ऑप्शन सी है 14 से 18 दिसंबर और ऑप्शन डी है 15 से 19 दिसंबर। यानी ऑप्शन ए सही है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर एस ने यूएई में इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का अबू धाबी में किया जा रहा है। यह 5 दिवसीय भव्य आयोजन है जो भारत, यूएई और दुनिया भर से प्रमुख राजनीति, व्यापारी और संस्कृति हस्तियों को एक साथ लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के बीच फॉर्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म घोषित किया गया? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तेलंगाना। ऑप्शन सी सही है, यानी केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अतुला में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि कृषि विभाग के तहत आने वाले इस बीज फार्म को कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी कमी के कारण मदद मिली और इनमें कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे केंद्र सरकार B20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन आते हैं अनिल अंबानी, ऑप्शन बी है सुनील अंबानी, ऑप्शन सी है मनोज देसाई और ऑप्शन डी है एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन इसमें डी सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने B20 का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया। B20 इंडिया का काम
टास्क फोर्स और एक्शन काउंसलिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जो G20 के लिए आम सहमति आधारित नीतिगत सिफारिशें विकसित करेगा। यह 22 से 24 जनवरी 2023 को निर्धारित प्रारंभिक बैठक के बाद विभिन्न कार्य बलों और कार्य परिषदों पर काम शुरू करेगा, जिसका समापन अगस्त 2023 में B20 इंडिया समिट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी हारून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया के 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देश में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए है दूसरे, ऑप्शन बी है चौथे, ऑप्शन सी है पांचवें और ऑप्शन डी है सातवें। तो ऑप्शन सी सही है, यानी हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया के 20 सबसे मूल्यवान कंपनी के साथ भारत दुनिया के शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई यह सूची दुनिया के 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया? ये क्वेश्चन फिर से देखें कि हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया? ऑप्शन ए सही है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी है क्रिस गेल, ऑप्शन सी है विराट कोहली और ऑप्शन डी है ईशान किशन। ऑप्शन डी सही है, यानी ईशान किशन ने वनडे कैरियर में अपना पहला दोहरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया। यह उनके कैरियर का पहला शतक भी है। किशन ने चटगांव में अपनी पारी के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। किशन ने 131 गेंद पर 210 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी को 24 चौके और 10 छक्के लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन डिस्क्रीट वन प्रोडक्ट पहल का विषय किस पहल के साथ किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब और ऑप्शन सी है एक भारत श्रेष्ठ भारत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में वन डिस्क्रीट वन प्रोडक्ट पहल का डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सपोर्ट यानी ऑप्शन बी है हब पहल के साथ विलय कर दिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक पहल है जिसे एक जिले के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जाता है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरसी का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया? ऑप्शन ए है बीआरसी, ऑप्शन बी है पीआरसी और ऑप्शन सी है एनआरसी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, यानी हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरसी का नाम बदलकर बीआरसी करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। केसीआर ने इसी साल अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। टीआरएस को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने उसकी पार्टी का नाम बदलने की अनुरोध का पत्र जारी करते हुए कहा कि आपकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन पे आते हैं तो ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी है यूनिसेफ और ऑप्शन डी है विश्व बैंक, यानी ऑप्शन डी सही है। हाल ही में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वर्ष रेमिटेंस रिकॉर्ड 100 मिलियन को छू सकता है। यह नवीनतम रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। पिछले वर्ष यानी 2021 में भारत को 89.4 बिलियन रिमिटेंस
के रूप में मिले थे। अब आते हैं इस सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, ऑप्शन डी है वित्त सचिव। ऑप्शन बी सही है, यानी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति की समीक्षा की। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45Z भी 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान करती है। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस तरह की पहली समिति का गठन 29 दिसंबर 2016 को किया गया था। आज का सेगमेंट यही समाप्त होता है। आप हमारे YouTube चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और प्ले स्टोर पे आपको एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर पे NGIRT ऑफिशियल मिलेगा। आप हर प्लेटफॉर्म, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़े, हमारा साथ दें। हम ऐसे ही आपको अपडेट, करेंट अफेयर्स से अपडेट कराते रहेंगे और जो भी आपका एग्ज़ाम है और भी कई ऐसे रोचक खबरें हैं जो आप सबके बीच लाती जाती रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में। जय हिंद।